गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरे चैप्टर में हम दूसरे चरण पे है। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? भारत एवं यूरोपीय उपनिवेशवाद। कल हमने देखा था कि पोर्तुगाली और ब्रिटिश आदि लोगों ने भारत में उपनिवेश किस प्रकार स्थापित किए। अब हम देखेंगे कि डच की उपनिवेशवाद में क्या भूमिका रही। अभी 1602 ईसा में क्या हुआ कि डच कंपनी ने मिलकर संयुक्त रूप से जो कुछ भी व्यापारी क्षेत्र में डच कंपनियां थी उन्होंने आपस में मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया नाम के एक कंपनी की स्थापना की। किसने? डचों ने। अभी डच सरकार ने इस कंपनी को पौरात्य देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। इसके अंतर्गत कंपनी को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। उसमें कंपनी में नौकर रखना, उसके बाद अनाज रखने के लिए बोलो, माल रखने के लिए बोलो, कोठियाँ स्थापित करना, अपनी उपनिवेश का रक्षण करने के लिए किलों का निर्माण करना बोलो, उसके बाद सिक्कों की ढलाई यानी जो करेंसी है उसको छापना बोलो या उसको वो कॉइन्स उसके निकालना बोलो, और पौरात्य देशों से युद्ध और संधि करना। जिस प्रकार पोर्तुगाली कंपनियों को या ब्रिटिश कंपनियों को उनके शासन द्वारा जो कुछ भी अधिकार दिए गए थे भारत में व्यापार करने के लिए या पूर्वात्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तो उसी प्रकार डच सरकार ने भी डच कंपनियों को अधिकार प्रदान किए। कंपनी ने इसके लिए गवर्नर जनरल नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अभी पौरात्य देशों में जो कुछ भी किले स्थापित किए थे, जो कुछ भी व्यापार चल रहा था, जो कुछ भी युद्ध नीति थी या दूसरों के साथ संधि करना था या कॉइन्स बनाना था, इसके लिए उन्होंने ये सभी की देखभाल करने के लिए गवर्नर की क्या की? नियुक्ति की। अभी 17वीं शताब्दी तक कंपनी ने अफ्रीका के पूर्व तट से लेकर जापान तक अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। कोठियों का निर्माण भी कर लिया था और इसके अंतर्गत वर्तमान में जो मोजाम्बिक है, दक्षिण अफ्रीका है, यमन, इराक, ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, सयाम, वियतनाम, लाओस, काम्बोडिया, ताइवान, चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों का समावेश। वर्तमान समय में जो आदि देश है वहाँ पर डचों ने अपनी कोठियाँ या व्यापार या उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाई, अपने भवन बनाए, अपनी जो एरिया उनका आता था उनके अंडर में उसको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने दीवारें बनवाई। वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए तोहफे भी रखना शुरू कर दिया। और जो स्थानिक लोग थे उपनिवेश के यानी पूर्वोत्तर देशों में उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी उपनिवेश स्थापित किए, जहाँ जहाँ कंपनियाँ स्थापित की, वहाँ पर उस कंपनी में काम करने के लिए डचों ने क्या किया? वहाँ के ही लोगों को नौकरी देना प्रारंभ कर दिया। अभी डच की जो पहली बस्ती थी या पहला उपनिवेश था वो था मछलीपट्टनम। इस बंदरगाह का अस्तित्व जो है वो 3री शताब्दी में था। इसका जो मछलीपट्टनम का जो उल्लेख है जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में दिया गया था। ये मछलीपट्टनम जो नाम है ये मसालिया, इसमें मछलीपट्टनम नाम का उल्लेख हमको मिलता है। अभी डचों ने भारत में मछलीपट्टनम, पेतापुली, पुलिकर, तिरुपापुलियर, पुर्तुनऊ, कारिकल, चिंसुरा, ठट्ठा, आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, खंबायत, सूरत, नागपट्टनम आदि जगहों पर अपनी बस्तियाँ बनाई थी। विजयनगर के शासक की अनुमति के बाद उन्होंने पुलिकत और नागपट्टनम में किले भी बनाए थे। उस वक्त विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने उनको किले बनाने की भी
परमिशन दी थी। आगे चलकर क्या हुआ कि डचों ने पुर्तगालियों को परास्त करके कोची, कोंडागल्लूर, कन्नूर, कोल्लम आदि किलों पर अपना अधिकार कर लिया। कोची के राजा से संधि कर ली और काली मिर्च, यानी जिसको हम काली मिर्च पता है आपको, मराठी में उसको मीरा बोलते हैं, और काली मिर्च के निर्यात करने का एकाधिकार डचों ने प्राप्त कर लिया। अभी काली मिर्च का व्यापार करने का एकाधिकार किसको मिल गया? डचों को मिल गया। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि डचों की नौसेना बहुत शक्तिशाली बनी। किसी भी संकट का सामना करने के लिए वो सक्षम बनी। उन्होंने जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो समुद्र किनारे है, वहाँ पर अपने जहाज लगा दिए थे और वहाँ पर 3 से 4 हजार सैनिक उन्होंने उतारे थे कि व्यापार में दिक्कत ना आए या कोई हम पर आक्रमण करे, उनका हम सामना कर सके। डचों का भय इतना बढ़ गया था, धीरे धीरे उन्होंने अपना इतना एकाधिकार प्रस्थापित किया कि उस वक्त जो मुगल थे, आदिल शाह थे, कुतुब शाह थे, आदि लोगों को अपना व्यापार करने के लिए डचों का अनुज्ञा पत्र लिया था। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो कारताज लेते थे। कारताज यानी वहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या लेना? आज्ञा लेना, अनुमति लेना, और बिना अनुमति के कोई भी शासक हो वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता था। अगर ऐसा वो करता था तो उसका जहाज जो है वो क्या किया जाता था? जब्त किया जाता था। उसके बाद ये है डचों ने इस प्रकार भारत में अपना एकाधिकार व्यापार के क्षेत्र में, उसके बाद उपनिवेश के क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। उसके बाद हम जाएंगे फ्रांसीसी यानी फ्रेंचों ने भारत में किस प्रकार अपने उपनिवेश स्थापित किए। अभी 1664 में फ्रांस का जो वित्त मंत्री था, कौन था? कोल्बेर। ये कोल्बेर ने क्या किया कि एक सुझाव दिया फ्रेंच सरकार को कि हम एक कंपनी स्थापित करेंगे। फिर उसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी की ये वित्त मंत्री कोल्बेर के सुझाव से इस कंपनी की क्या हो गई? स्थापना हुई। उस वक्त फ्रांस का जो राजा था वो 14वां लुई था। उसने क्या किया? उसने भी कंपनी को एक अनुमति दे दी कि वो जाए और पूर्व देशों की तरफ व्यापार करे। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन, पोर्तुगाल, डच आदि लोग वो देख रहे थे कि किस प्रकार वो अपना शासन या एकाधिकार प्रस्थापित कर रहे हैं और अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंच सरकार ने भी वही धोरण का अमल बजावनी किया, वही धोरण रखा। उसके बाद सैनिक रखने की भी उनको अनुमति मिल गई, नौसेना स्थापित करने की भी अनुमति मिल गई और कर माफ करने का भी अधिकार उनको फ्रेंच शासन द्वारा दिया गया। अभी पौरात्य शासकों के साथ या राजा के साथ संधि करना, युद्ध करना आदि भी अधिकार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच शासन द्वारा दिए गए। अभी कंपनी द्वारा 1666 में क्या हुआ कि उस वक्त जो मुगल बादशाह था वो था औरंगजेब के दरबार में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शिष्टमंडल भेजा और उसके साथ चर्चा करके सूरत में कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति औरंगजेब से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मांग ली। फ्रांसीसियों ने 1668 में अपनी जो पहली कोठी थी वो सूरत में स्थापित की। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रेंच सरकार को कोठियाँ स्थापित करने का अधिकार किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। कहाँ पर उन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। इसके पश्चात यानी पहली कोठी स्थापित करने के पश्चात पौंडीचेरी, राजापुर, बालासोर, कासिम बाजार, मछलीपट्टनम में भी अपनी कोठियाँ फ्रेंचों ने स्थापित की। इस समय फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ किसके साथ? कुतुबशाही के साथ और उनके जो प्रतिस्पर्धी थे होते डचों के साथ। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र था। उस वक्त जो फ्रांसीसियों ने उपनिवेश स्थापित किए थे उसमें उनका हेडक्वार्टर कौन सा था?
पौंडीचेरी। इस प्रदेश पर कर्नाटक के नवाब की सत्ता थी। अब नवाब पद प्राप्त करने के लिए इनमें सत्ता स्पर्धा एवं आपसी संघर्ष होने लगा। नवाब फैमिली में नवाब पद के लिए उस वक्त क्या चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। इसी समय ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों ने भी इसमें हस्तक्षेप कर लिया, यानी दो का झगड़ा तीसरे का लाभ। भारत इतने दिन तक गुलामगिरी सहता रहा क्योंकि हम पहली गलती क्या करते हैं, खुद आपस में झगड़ते हैं और उसका फ़ायदा कौन उठाता है, दूसरा ही उठा लेता है। उसी तरह ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने नवाब के घर में जो झगड़ा चल रहा था प्रॉपर्टी के लिए उसका फ़ायदा उठाया और उसमें हस्तक्षेप किया। इसी को लेकर ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य 1744 से लेकर 1763 तक 3 युद्ध लड़े गए ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य। कर्नाटक नवाब के राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के कारण फ्रांसीसी और ब्रिटिशों में युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए। इन 3 युद्धों को कर्नाटक के 3 युद्ध कहा जाता है। तृतीय जो अंग्रेज फ्रेंच युद्ध हुआ उसमें फ्रांसीसी लोगों का पराजय हुआ। सत्ता स्पर्धा में फ्रांसीसियों के पराजय के बाद अंग्रेजों की शक्ति का मुकाबला करने के लिए भारत में कोई भी यूरोपीय सत्ता नहीं बची, यानी 1763 में फ्रेंचों का ब्रिटिशों ने पूरी तरह पराभव कर लिया और वो अभी भारत में उनको अपोज करने वाला कोई भी यूरोपीय राष्ट्र भी नहीं बचा था। इसीलिए 1763 के बाद और कब तक, 1947 तक भारत में किसका राज रहा, ब्रिटिशों का राज रहा। इस प्रकार हमने भारत और यूरोपीय उपनिवेशवाद का क्या संबंध था, किस प्रकार पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रेंचों ने भारत में उपनिवेश स्थापित किए, किस प्रकार व्यापार का विस्तार किया, यह हमने इस वीडियो में देखा। यहाँ पर हमारा तीसरा चैप्टर खत्म होता है। आपको पढ़ाई करते वक्त ध्यान में रखना है कि किताब आपको पहले पढ़ना है, उसका चैप्टर आपको पहले पढ़ना है और फिर वीडियो सुनना है। ये ऐसा करेंगे तो आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है वो आपके सहज, आपको क्या होगा, उसका आकलन होगा, आपके ध्यान में आएगा और आपके वो फायदे का ही रहेगा। थैंक यू।